से सुन ले एक बार, क्योंकि उधर से तू आप जो भी बोलेंगे उसके विरोध में वो खड़े हैं वहाँ पे। हम तो लेफ्ट वालों की पहचान इसी से है। हाँ। हम चाहते हैं एक समाजवादी बजट हो, आम आदमी गरीब आदमी के लिए। फोकस किस पे होगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी बोला, जो प्रोडिक्शंस करे हैं कि भारत का ग्रोथ 7 के करीब होगा, उन्होंने भी ये कहा। लेकिन वो ग्रोथ कैसा होगा? जफर भाई कहते हैं कितना ग्रोथ हो रहा है, देखो मैं अभी 5,000 करोड़ की शादी अटेंड करके आया हूँ। लेकिन हम तो कह रहे हैं ना कि गरीब आदमी की शादी में भी तो जाएं जफर भाई कभी कभार, तब तो पता चले, या उस गरीब आदमी की शादी का स्तर भी थोड़ा सा बढ़ाइए। इस बात से तो अग्री करेंगे ना विवेक जी की टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना चाहिए। देखिए, टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई की बात, आप मुझे बताइए, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को आप खाना दे रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स कलेक्शन आर यू एक्सपेक्टिंग? जो सीधी सी बात है, जिसके ऊपर हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। हम वो 2 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि सरकार ने ज्यादा कलेक्शन बढ़ा दी। तो जब तक वो आदमी एम्प्लॉय नहीं होगा, वो आपको टैक्स कैसे देगा? ESI की बात सर ने करी, बिल्कुल अच्छी बात करी। मुझे लग रहा है आपकी सारी परेशानी एक शादी से है। नहीं बिल्कुल। अब वो शादी के इर्द गिर्द बहुत चर्चा बजट के पहले करने का आज आपका बहुत मन कर रहा है। मैं चाह रही हूँ कि आप अपने मन की जो कामनाएं हैं उसको पूरी कर लीजिए। एक बार शुरू में डील कर लेते हैं, क्या क्या बोलना है आपको शादी पे? मैं तो बस यही कह रहा था कि छोटे मोटे देश की तो पूरी इकोनॉमी होगी उतनी जितनी शादी पे खर्च। भाई देखिए, मैं तो चाहता था कि जफर भाई कुछ गरीब लोगों की शादियों में भी शिरकत करें। अब वो 5,000 की, इधर भी इशारा करो ना, इधर भी इशारा करो, इधर भी इशारा करो। नहीं, ये तो प्रेस से हैं, तो इनको तो माफ है सब, प्रेस को सब माफ होता है। कोई माफ नहीं है, मैं उस शादी में नहीं गई हूँ भाई। मेरे भतीजे की शादी है, उसका वीडियो देख देख कर आशुतोष जी जैसे लोग अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह मत फैलाइए, आशुतोष जी वापस कीजिए, अफवाह मत फैलाइए। अच्छा, माफी मांग रहे हैं, माफी मांगिए, बोलिए एकदम गलत इन्फॉर्मेशन मैंने अंजना के बारे में फैलाया, मैं नहीं गई हूँ। अंजना जी, इनसे भी माफी मंगवाइए। मीडिया को तो जाना चाहिए, मीडिया को जाना चाहिए, तभी देश में हो क्या रहा है हम लोगों को पता चलता है। मीडिया को 100 खून माफ होने चाहिए, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। आपके नेताओं को आपकी बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन हम इन सब से वापस आते हैं आज के टॉपिक पर। देखिए, कुल मिलाकर अगर भारत के नजरिए से हम देखें, आपने भी देखा कि जब खर्चा कटौती की बात आई वेलफेयर स्कीम्स में, तो सबसे पहले आशुतोष जी ने महिलाओं को जो पैसा दिया जा रहा है उस पर, मैं आप इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए आजकल बहुत सारे लाभार्थी स्कीम्स निकाले जाते हैं जिसमें आपको अपना वोट बैंक दिखता है, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, सब यही कर रहे हैं। आप देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि हम 1 लाख देंगे, तो वहां पर रिजल्ट्स के बाद भी उनके दफ्तर पर महिलाएं आ गई पैसा लेने के लिए। लेकिन महिलाओं को अब किस पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए इस बजट में? कौन से हिस्से पर सबसे ज्यादा? जयंत सिन्हा साहब भी हमारे साथ आ गए हैं, और जयंत जी की क्लास में लंबे वक्त तक नेहा ने पूरे देश को समझाया बजट को सरल करके। इस बार इनकी क्लास तो नहीं लगी अंजना, लेकिन कल उन्होंने काफी डिटेल में समझा दिया कि क्या हम इस बार, हमारे यहाँ जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है उसकी मजबूरी क्या है? मजबूरी क्या है? अनलेस द कंट्री इज फोर्स टुवर्ड्स द वॉल, 1991 में हम रिफॉर्म नहीं करते। दुर्भाग्य देखिए कि आप ऐसी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे बिल्कुल, सबसे पहले किया बिल्कुल, फ्री बिजली, इसीलिए वो बाहर निकल आया, फ्री फलाह, फ्री चिलाओ, इसीलिए वो बाहर निकल आया। और बजट वाले दिन आकर आप एकदम प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? हमारी इकोनॉमी क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। और क्यों ये क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है? कोई ऐसी स्टेट नहीं है, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो आज की तारीख में फ्री घूस देने की कोशिश नहीं कर रही। पैसा कहां से आया इसको लेकर पहले डिबेट ये होती थी, सब्सिडी कम करिए। अब सब्सिडी आपने कई गुना बढ़ा दी है। आप कहते हैं इनकम टैक्स में हमको एग्जम्पशन दीजिए। जिस देश के अंदर 2.09 करोड़ लोग सिर्फ इनकम टैक्स देते हो, वहां आप कहते हैं और कम करिए। आपका टैक्स बेस बढ़ा, रिटर्न करीब 8.3 करोड़ हो गया, उसमें से टैक्स देने वालों की संख्या घटी, तो सब्सिडी आप बढ़ा रहे हैं। आप टैक्स एग्जम्पशन बढ़ा रहे हैं। सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, जनता कितनी उम्मीदें आज रखे? क्योंकि ये भी सच है कि वित्तीय घाटे को लेकर हम लोग फिस्कल डेफिसिट को लेकर चिंतित है एक देश के रूप में। दूसरी तरफ हम ये भी एस्पायर करते हैं कि हमें 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, हम 5th पे पहुंच गए हैं। उसके बाद हम ये भी कहते हैं कि हमें कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है। अब ऐसे में क्या चैलेंजेस है, क्या उम्मीद लोग वाकई रख सकते हैं? क्योंकि अगर टैक्स में बहुत फायदा देने की कोशिश होगी तो फिर मामला हो रहा। और लाभार्थी स्कीम तो आप लोग चला ही रहे हैं सर, अनंत काल के लिए लगता है। जब जब चुनाव होंगे तो आगे के लिए बढ़ता रहेगा। जयंत जी, अंजना के सवाल में मेरा एक सवाल जुड़ा हुआ है, क्योंकि कल हम इस टॉपिक को नहीं टच कर पाए थे। दुनिया भर में प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम 10वें स्थान पर है, जिसमें अमेरिका शीर्ष पर आता है, हमारा स्थान 10वां है। हम बार बार 5वें स्थान से 3रे पर तो जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस स्थान में कब हम आगे बढ़ पाएंगे प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम? नहीं, पर कैपिटा इनकम हम लोग 10वें स्थान पे नहीं है, हम लोग 135 के आसपास हैं। 130 हाँ 135 136 है। लेकिन उसको छोड़िए, देखिए
आशुतोष जी जो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हम लोग बस पॉपुलिज्म की ओर बढ़ रहे 31 मार्च को हम लोग एक बार क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि नेहा 31 मार्च 2024 को 138वें नंबर पर हम हैं IMF के नंबर्स के हिसाब से पर कैपिटा इनकम में, और ये एक्सपेक्टेड है कि हम 31 मार्च 2029 को मार्जिनल गेन करेंगे, 136वें नंबर पर पहुंचेंगे सर। नहीं, हमारी तो हमारे अर्थव्यवस्था पास कब पैसा आएगा? खाली ऐसे बैच पहनेंगे रुपया लगा के? अर्थव्यवस्था हमारी बहुत बड़ी है, बढ़ती चली जा रही है, तीसरे नंबर पे आ रही है, लेकिन हमारी आबादी जो है वो विश्व में सबसे बड़ी आबादी है, और इसलिए जब आप प्रति व्यक्ति पे देखिएगा तो जीडीपी पर कैपिटा काफी घट जाती है, जैसे आपने अभी बताया। लेकिन ये जो आशुतोष जी कह रहे थे कि हम लोग सिर्फ पॉपुलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। पिछले 10 वर्षों में और जो इंटरिम बजट भी था उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने दिखाया है कि जिम्मेदारी से हम लोग तरक्की कर सकते हैं, हम लोग सबका साथ सबका विकास कर सकते हैं, और इस कारण हम लोगों की अर्थव्यवस्था की वृद्धि बहुत ही तेज रही है, बहुत ही अच्छी रही है। और अभी भी जो संतुलित बजट बनाना है, बैलेंस बजट बनाना है, जिसमें एक तरफ जो वित्तीय घाटा है जिसको हम लोग घटाते चले जा रहे हैं, 5.1% की घोषणा हुई थी, मुझे लगता है कि फाइनल बजट में इसको और कम कर दिया जाएगा। एक तरफ घाटा हम लोग कम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो जरूरी है पूरे विश्व में किया जा रहा है कि सोशल वेलफेयर के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए जो हम लोगों को अच्छी स्कीम्स लानी है उनको हम लोग ला रहे हैं। तो ये संतुलन जो बनाना चाहिए वो हम लोग बना रहे हैं। जैन जी, एक और सामाजिक संतुलन आता है जब आप पॉलिटिक्स में, और वो होता है जब आप 240 वाला बजट पेश करते हैं। हमने आपका 282 वाला बजट देखा, 303 सीट वाला बजट देखा, अब हम 240 सीट वाला बजट देख रहे हैं। मजबूरियां कितनी हावी रहेंगी, क्योंकि अगर आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं तो कितना है, मतलब 30,000 करोड़ उधर अमरावती वाला स्कीम लिए हुए चंद्रबाबू नायडू घूम रहे हैं, नया कैपिटल उनको बसाना है, तो वो कितने हजार करोड़ मांग रहे हैं। ये 240 सीट वाला बजट कितनी मजबूरियों के साथ आएगा। ये सरकार भी बिल्कुल स्थिरता से चल रही है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी से और स्टेबिलिटी से चल रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी में इतनी कुशलता है, इतनी क्षमता है कि सब जो लोगों की मांगे हैं उनको वो बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि इस बजट में भी जो भी उचित अनुकूल मांगे हैं, हर राज्य की जो अनुकूल मांगे हैं उनको भी बढ़िया तरीके से पूरा किया जाएगा। अब कैसे क्या होगा, अमरावती को कितना मिलेगा, बिहार को कितना मिलेगा, ये हम लोगों को बजट में देखना पड़ेगा, जो अभी बजट आने वाला है। लेकिन जहां तक कुशलता और क्षमता की बात है, आप ये जानिए कि कोविड का इतना बड़ा संकट आया, विश्व में ऐसा संकट हम लोगों ने 100 वर्षों में नहीं देखा था, और सब जगह वित्तीय घाटे बढ़ते चले गए, महंगाई बढ़ती चली गई। मैं आपको याद दिला दूं कि अमेरिका जैसे देश में, इंग्लैंड जैसे देश में, जर्मनी जैसे देश में सब जगह 8-10% महंगाई का दर था। हम लोगों ने उसको महंगाई के दर को काबू में रखा, नियंत्रण में रखा। जब इतना बड़ा संकट आया, जब इतना बड़ा संकट को हम लोगों ने संभाल लिया है, तो सब जो अनुकूल मांगे हैं उनको तो संभाल ही लेंगे।